Hello everyone, this is Megha and welcome to Punk Academy. So today's video we are going to continue government budget और ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गवर्नमेंट बजट का, क्योंकि आई थिंक आपका ऑलमोस्ट चैप्टर आप ये स्लाइड देख रहे हो उसमें कवर अप हो रहा है। बस इसके बाद सिर्फ 3 चीज़ें और हैं जो आपको देखनी है, और सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कवर अप है इस पूरे स्लाइड में, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट बजट हमने पिछले वीडियो में देखा था क्या होता है। गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं और रिसिप्ट्स होती हैं वो होता है गवर्नमेंट बजट, ठीक है। अब हम गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बजट को थोड़ा क्लियर और समझने के लिए उन्होंने बजट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो पहला पार्ट उन्हें रखा गवर्नमेंट रिसिप्ट्स का, या जिसको हम बजट रिसिप्ट्स भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और बजट एक्सपेंडिचर। सो एवरी बजट हैज 2 components, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स। तो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं गवर्नमेंट की, मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर ऑल द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स होती हैं वो अलग अलग सोर्सेज से गवर्नमेंट की जो भी इनकम जनरेट हुई वो होती हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के खर्चे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अब मनी रिसिप्ट्स या फिर गवर्नमेंट रिसिप्ट्स को 2 टाइप्स में गवर्नमेंट ने कैटेगराइज कर दिया है। पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, सेकेंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट्स। नाउ रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज मनी रिसिप्ट्स which do not decrease assets and do not create liabilities। जो गवर्नमेंट के एसेट्स डिक्रीज नहीं करती हैं और गवर्नमेंट के लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती हैं, तो वो होती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। फिर सेकेंड इज कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट इसका उल्टा हो जाता है। दीज क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटीज क्रिएट करती हैं एंड कॉजेज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट के टैक्स हो गए, ठीक है। ये टैक्स जो है गवर्नमेंट एक कंपलसरी पेमेंट होता है, ठीक है, हमें करना ही पड़ता है गवर्नमेंट को। तो टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं, ये गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रही है, मतलब गवर्नमेंट कुछ परचेज नहीं कर रहा है। सेकेंडली डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी, ऑल्सो ये गवर्नमेंट के लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही है। अब जैसे आप टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट के पास इनकम गई, अब इस इनकम ने ना एसेट जनरेट किया ना लाइबिलिटी क्रिएट की, तो ये कैटेगरी होगी रेवेन्यू रिसिप्ट की, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट भी गवर्नमेंट ने 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया है। द फर्स्ट वन इज टैक्स रिसिप्ट्स। जितने भी गवर्नमेंट के टैक्स रिसिप्ट्स होते हैं, अब टैक्स भी सिर्फ 1-2 टाइप का नहीं होता, आपका जीएसटी और इनकम टैक्स ही टैक्स नहीं होते, टैक्स के भी कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। फिर सेकेंड है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स अब क्या हो गए, टैक्स के अलावा जो गवर्नमेंट के मनी रिसिप्ट्स होते हैं, अदर देन टैक्स रिसिप्ट्स हमारे नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होते हैं। ये होते हैं, इसमें फीस आते हैं, फाइन्स आते हैं गवर्नमेंट के, डोनेशंस, तो ये सारी चीजें आती हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में, ठीक है। अब टैक्स रिसिप्ट्स देखते हैं हम कि कितने टाइप के टैक्स होते हैं। पहला है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। तो जो प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स है ये पूरा एक ही कैटेगराइज है। अगर वैसे देखें तो 3 कैटेगरी है टैक्स की, और अगर एक एक करके देखें तो 6 टाइप के टैक्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। सो प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिसका रियल बर्डन रिच के ऊपर होता है। जैसे आप मान लो कि गवर्नमेंट ने बोला कि इतना % इनकम, मींस जिनकी 3 लाख से ज़्यादा इनकम है उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा रिग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि जिनकी इनकम 3 लाख से कम है पर ईयर उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो ये जो इसका रियल बर्डन है वो उन लोगों पे है जिनकी इनकम ज़्यादा है, तो ये हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स होगा, क्योंकि इसका बर्डन पुअर पीपल पे नहीं है या उन लोगों पे नहीं है जिनकी इनकम कम है। फिर सेकेंड है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स अब नाम से ही समझो ऐसा टैक्स जो हमारे इकोनॉमी में पुअर पीपल के लिए बर्डन क्रिएट कर रहा है। तो जो रिग्रेसिव टैक्स है उसका रियल बर्डन ऑन पुअर। सपोज आप मान लो आप कुछ भी इनकम आपने दे दी स्पेसिफिक, और उस पर आपने बोल दिया कि सबको इनकम टैक्स देना है 3% ऑफ देयर इनकम। अब जिनकी इनकम पर ईयर ही 10,000 है वो 3% देगा, तो उसको तो एक फर्क पड़ेगा,
और जिसकी इनकम 1 लाख है वो भी 3% देगा, तो उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो रियल बर्डन है वो पुअर पीपल पे है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। सेकेंड इज वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एंड स्पेसिफिक टैक्स। सो वैल्यू एडेड टैक्स है वो हर एक प्रोडक्शन की प्रोसेस पे लगता है, ठीक है। अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया है जीएसटी से, तो जीएसटी इज अ एग्जांपल ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। ये हर प्रोडक्शन की प्रोसेस पे लगता है, मतलब हर एक स्टेज पे प्रोडक्शन के। सेकेंड है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स स्पेसिफिक क्वांटिटी पे लगता है, मतलब स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक साइज, स्पेसिफिक क्वांटिटी। तो ऐसी एक स्पेसिफिक चीज़ों पे जो लगता है ना, क्वांटिटी के हिसाब से, वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो उसके हिसाब से जो लगता है वो होता है स्पेसिफिक टैक्स। सेकेंड इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स हुज रियल बर्डन इज पेड बाय whom it is levied, मतलब जिस पे वो लग रहा है उसी को वो पे कर रहा है। जैसे हमारा इनकम टैक्स आप डायरेक्टली पे करते हो गवर्नमेंट को, है ना, तो ये डायरेक्ट टैक्स है, मतलब जिस पे लग रहा है वही इंसान पे कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, आप जीएसटी आप डायरेक्टली पे नहीं करते हो, आप गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू आप कुछ % देते हो, फिर उसके बाद वो शॉपकीपर के पास जाता है, शॉपकीपर के को लगता है तो वो किसी और को देता है, तो मतलब ये हम डायरेक्ट पे नहीं करते। सो इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स हुज रियल बर्डन कैन बी शिफ्टेड, ठीक है, जिसका रियल बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे जीएसटी एक एग्जांपल है, और डायरेक्ट टैक्स का हमारा इनकम टैक्स हो गया। ओके, क्लियर है। तो ये इसका हमारा गवर्नमेंट रिसिप्ट्स क्लियर हो गई। गवर्नमेंट रिसिप्ट्स 2 टाइप में कैटेगराइज हैं, रेवेन्यू, कैपिटल। फिर रेवेन्यू हमारे टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होते हैं। टैक्स हमारे 3 टाइप्स में कैटेगराइज हैं, एंड नॉन टैक्स, अब हम नॉन टैक्स रिसिप्ट्स देखते हैं। सो अभी हमने देखा नॉन टैक्स रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स अदर देन टैक्सेस, ठीक है, जितने भी टैक्स हैं उनके अलावा जो गवर्नमेंट को मनी रिसीव हो रहा है, इनकम रिसीव हो रहा है, वो होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है फीस, जो गवर्नमेंट को फीस कलेक्ट होती है, फाइन्स, लाइक आप कोई भी लॉ ब्रेक कर रहे हो, कुछ भी आपने गवर्नमेंट के रूल्स नहीं फॉलो किए, तो जो आप फाइन देते हो गवर्नमेंट के लिए, ये भी एक रिसिप्ट है। थर्ड इज एस्चीट। सो एस्चीट इज अ नॉन टैक्स रिसिप्ट। एस्चीट में क्या होता है, दोज हु लीव देयर प्रॉपर्टी विदाउट अ लीगल हायर, सो गवर्नमेंट मेक रेवेन्यू आउट ऑफ इट, दैट इज नोन एज एस्चीट। सपोज किसी ने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, ठीक है, उसका कोई लीगल हायर नहीं है, सो गवर्नमेंट उससे रेवेन्यू जनरेट करेगी, तो ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट के मनी रिसिप्ट्स में आते हैं। थर्ड इज स्पेशल असेसमेंट से गवर्नमेंट कैसे मनी जनरेट करती है, मींस ऐसी एरियाज जिनकी वैल्यू बढ़ गई है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट किए तो उसके वजह से उनकी उस स्पेसिफिक एरिया की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, सो गवर्नमेंट मेक रेवेन्यू आउट ऑफ दैट। Also income from public enterprises, income from sale of spectrum like 2G and 3G, and the last one is grants and donations. Government को जितने भी donations receive होते हैं वो भी government के non tax receipts के part होते हैं, ठीक है। Now let's see capital receipts. Capital receipts create liability for the government and cause reduction in assets of the government. ये गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं और गवर्नमेंट के एसेट्स को डिक्रीज करते हैं। जैसे गवर्नमेंट के एसेट को कैसे डिक्रीज करेंगे, गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर्टी थी या कोई शेयर था जो गवर्नमेंट ने सेल कर दिया, तो इससे गवर्नमेंट के डिक्रीज हो गए एसेट्स, तो ये पार्ट होगा कैपिटल रिसिप्ट्स का। फिर क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट लाइक लोन्स, गवर्नमेंट ने लोन लिया तो लोन आ रहा है, मतलब हाँ पैसा आ रहा है, मनी आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए फ्यूचर लाइबिलिटी भी तो क्रिएट हो रहा है, फिर उसको लोन को पे करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो इट इज ऑब्वियसली अ बर्डन और अ लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट। सो हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स में आते हैं बोरोइंग्स, आप लिख सकते हैं, इसमें आते हैं बोरोइंग्स, borrowings from RBI, borrowing from rest of the world, borrowings from general public. Also capital receipts में आते हैं हमारे disinvestment. अब आप सोचोगे disinvestment क्या है? सो अभी हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट क्या करता है, जब उसको मनी की रिक्वायरमेंट होती है
तो वो अपने एसेट्स को सेल करता है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेलिंग आउट द एग्जिस्टिंग शेयर्स एंड एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप कुछ परचेज करते हो, किसी चीज़ को खरीदने में पैसा लगाते हो, वो इन्वेस्टमेंट होता है। उसका ऑपोजिट होता है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब आपने बेच दी चीज़ें, आपने चीज़ें सेल आउट करना स्टार्ट कर दी, तो उसका मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू विथड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ लेट्स सी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स ऑल द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब एक्सपेंडिचर भी दो टाइप में कैटेगराइज है, फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डू नॉट क्रिएट एसेट्स एंड डू नॉट डिक्रीज लायबिलिटी। ये ऐसे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ खरीदा नहीं जा रहा है। सेकेंडली, डू नॉट डिक्रीज लायबिलिटी, और कोई लोन्स या बोरोइंग्स नहीं हो रही हैं। तो ये कैसे खर्चे होते हैं, लाइक वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने लोन लिया उस पर गवर्नमेंट पे कर रही है, तो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है। थर्ड इज एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, जो सब्सिडीज होते हैं हमारे रिटायरमेंट्स, पेंशन और लाइक अलग अलग चीज़ों पे गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, तो ये भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं। ये कौन से खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट एंड विच डू नॉट डिक्रीज लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट को कहीं से ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चे स्टार्ट कर देती है इन फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, स्कॉलरशिप्स, वेज बिल्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट, तब गवर्नमेंट का ये वाले खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। फिर सेकेंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट एसेट एंड रिड्यूस लाइबिलिटी। ये गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट कर रहा है और गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब एसेट कैसे क्रिएट कर रहा है, गवर्नमेंट कुछ खरीद रही है, मतलब गवर्नमेंट परचेज कर रही है एसेट्स को, तो गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। सेकेंडली, रिड्यूस लाइबिलिटी मीन्स गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग मीन्स गवर्नमेंट ने कोई लैंड खरीद लिया, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई प्रॉपर्टी ले ली, तो एसेट क्रिएट हुआ। एंड रिड्यूस लाइबिलिटी मीन्स रीपेमेंट ऑफ लोन, जो भी गवर्नमेंट ने लोन लिए थे हमारे कैपिटल रिसिप्ट के टाइम पे, उनको रीपे कर रही है उस लोन को, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। और परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ सम प्रॉपर्टी, सो इट इज क्रिएटिंग एसेट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसके साथ हमारा पूरा गवर्नमेंट बजट का कंपोनेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट कंपोनेंट्स हैं या बजट स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें सारी चीज़ें कवर अप हो गई हैं गवर्नमेंट रिसिप्ट्स की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, ठीक है। सो our budget expenditure also classified into two types. The first one is plan expenditure, the second one is non-plan expenditure. So plan expenditure वो सारे expenditure हैं जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान करके रखे हैं, मतलब स्पेसिफिक प्रोग्राम्स या स्पेसिफिक पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान करके रखी हैं, उन पे जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं वो होते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। सेकेंड वन इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान मतलब जो गवर्नमेंट ने प्लान नहीं किया था कि अरे हमारा खर्चा यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन हो गया, लाइक कुछ भी अनसर्टेनिटी आ गई या फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, और कुछ भी टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन या सडनली जैसे हमारा ये पेंडेमिक हुआ, सडनली हुआ, इन चीज़ों के लिए किसी ने भी प्लान नहीं किया था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के इन ऐसे पेंडेमिक्स के वजह से, ऐसी अनसर्टेनिटीज़ के वजह से जो गवर्नमेंट के खर्चे हो जाते हैं विच गवर्नमेंट हैजंट प्लान बिफोर आर नोन एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ओके, सो हमारा बजट एक्सपेंडिचर हम कह सकते हैं कि टोटल मिला के बनता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर से। सेकेंडली ये इंक्लूड करता है सारे प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो आर बजट हैज़ बीन कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। जो हमारा बजट है वो 3 टाइप्स में कैटेगराइज्ड है। फर्स्ट इज बैलेंस बजट, सेकेंड इज डेफिसिट बजट एंड थर्ड इज सरप्लस बजट। बैलेंस बजट मतलब जब हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंडिचर्स इक्वल होते हैं, बैलेंस करते हैं, मीन्स व्हेन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जितने भी गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेज हैं, रेवेन्यू सोर्सेज हैं और एक्सपेंडिचर सोर्सेज हैं, उनमें बैलेंस आता है, वो हमारा होता है बैलेंस बजट, ठीक है। सेकेंड है डेफिसिट बजट।
अब डेफिसिट बजट मतलब बजट में कमी आ रही है, तो बजट में कमी कब आएगी? जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मीन्स जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा होंगे गवर्नमेंट की इनकम से। ओके, व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, तो हमारा डेफिसिट बजट होगा। थर्ड वन इज सरप्लस बजट। सरप्लस बजट मतलब हमने गेन किया, मीन्स गवर्नमेंट ने गेन किया ऐसा ईयर जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स ज़्यादा हुई, मतलब गवर्नमेंट की कमाई ज़्यादा हुई, गवर्नमेंट को इनकम ज़्यादा रिसीव हुई और एक्सपेंडिचर उनके कम हुए इन कंपैरिजन टू दोज रिसिप्ट्स। सो सरप्लस बजट मीन्स व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, व्हेन गवर्नमेंट बजट इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इनमें से सबसे सूटेबल जो हमारी इकोनॉमी के लिए होता है वो होता है बैलेंस बजट, क्योंकि अगर हम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप बोलोगे कि सरप्लस बजट सबसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सरप्लस बजट हम उतना अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स से वो सेविंग्स प्रमोट नहीं करती है। वो चाहती है कि जितनी आपकी इनकम है आपके खर्चे भी उतने ही रहें, क्योंकि उसके वजह से जो मनी का फ्लो है, सर्कुलर फ्लो है, वो सही रहेगा। मींस जितनी इनकम आ रही है उतनी ही एक्सपेंडिचर हो रही है, तो इसको इसलिए हम इसको बैलेंस बजट बोलते हैं। और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सूटेबल बजट बैलेंस बजट ही होता है, व्हेन ऑल द एक्सपेंडिचर्स आर कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू एंड ऑल द रेवेन्यूज आर कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो वैसे सरप्लस बजट बुरा नहीं होता है, बिल्कुल भी बुरा नहीं होता, लेकिन सबसे आइडियल बजट है दैट इज बैलेंस बजट ओनली। ओके, देन सेकंड इज सरप्लस बजट। हाँ, दोनों ही अच्छे बजट होते हैं, पर आइडियल बजट हम बैलेंस बजट को लेते हैं। तो बैलेंस बजट हो गया, मतलब हमारे खर्चे और हमारे इनकम में इक्वलिटी है, कोई वो नहीं है दिक्कत। सरप्लस बजट में तो हमें फ़ायदा ही है, हमारी इनकम ज़्यादा है, हमारे खर्चे कम है, तो ये भी बढ़िया है। लेकिन अब डेफिसिट बजट है, बजट में कमी है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट सोचना और एनालाइज करना स्टार्ट करती है कि अब कुछ मेजर्स लिए जाएं, क्या कर सकते हैं, कितने कितने टाइप के डेफिसिट्स आते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है, डेफिसिट बजट होता है जब गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स कम होते हैं इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो हमारे डेफिसिट बजट है या बजट डेफिसिट भी इसको बोलते हैं। बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट इज दैट पॉइंट वेयर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। ठीक है, बजट डेफिसिट हो गया हमारा जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं गवर्नमेंट के रिसिप्ट से। ठीक है, अब इसको भी गवर्नमेंट ने डेफिसिट को भी 3 टाइप में कैटेगराइज कर दिया है। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड वन इज फिस्कल डेफिसिट, थर्ड वन इज प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, आप इस पूरे स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ बजट हैं, फिर बजट में भी डेफिसिट बजट के कैटेगराइजेशन है। सो बजट डेफिसिट इज दैट सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट बजट्स आर मोर देन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। ओके, and it has been categorized into 3 types. First one is revenue deficit. So revenue हमने अभी अपने types of budget में budget structure में देखा था revenue receipts और revenue receipts and revenue expenditure हमने देखा था। So revenue deficit भी उससे ही related है, मतलब when your revenue expenditure is greater than revenue receipts, it is known as revenue deficits. जब आपके रेवेन्यू इनकम्स कम हैं आपके रेवेन्यू खर्चों से, सो वो आपका होगा रेवेन्यू डेफिसिट। सेकेंड वन इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब व्हेन योर टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। ठीक है, जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू से। थर्ड वन इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जितना भी फिस्कल आपका डेफिसिट है उसमें से जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है लोन्स पे, लोन्स फ्रॉम आरबीआई, लोन्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उनके इंटरेस्ट पेमेंट को आप डिडक्ट कर दोगे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी बजट डेफिसिट। अब हमारा बजट डेफिसिट हमने पिछले उसमें देखा कि 3 उसमें कैटेगराइज थे, 3 टाइप्स में कैटेगराइज है। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू, सेकेंड इज फिस्कल एंड थर्ड इज प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, सो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाते हैं हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट से, वो हम बोलते हैं उसको रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब ठीक है हमारे रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा हो गए, तो अगर आपके भी जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं आपकी इनकम से, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? सबसे पहला बोरोइंग,
ठीक है। सो गवर्नमेंट भी बोरोइंग करती है फ्रॉम आरबीआई, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड जनरल पब्लिक। सेकेंड इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्ट मीन्स सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट और सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। जो एसेट्स आपके पास हैं आप उनको सेल आउट कर रहे हो, बेच रहे हो, उसको आप डिसइन्वेस्टमेंट बोलोगे। जब आपके भी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं आपकी इनकम से, तो आप अपने एसेट्स बेचना स्टार्ट कर देते हो। तो ऐसे ही गवर्नमेंट है वो अपने एसेट्स सेल आउट करना स्टार्ट करती है टू मैनेज रेवेन्यू डेफिसिट, और इसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। कट इन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के जितने एक्सपेंडिचर्स हैं रेवेन्यू वाले, उनमें वो एक कट लगा देगी कि हम सब्सिडीज अब नहीं देंगे या स्कॉलरशिप्स कम देंगे, ठीक है। तो ऐसे अपने एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट थोड़ा कंट्रोल कर लेती है। तो ये 3 वेज होते हैं टू मैनेज रेवेन्यू डेफिसिट। Now second one is fiscal deficit. So fiscal deficit means when your total expenditure is greater than total revenue. जब गवर्नमेंट के टोटल सारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं सारी रेवेन्यू से, उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट मेनली होता है जब गवर्नमेंट बल्क में बोरोइंग करती है, मतलब आरबीआई से, जनरल पब्लिक से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ये 3 सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के बोरोइंग के। सो व्हेन गवर्नमेंट स्टार्ट बोरोइंग मोर, वहाँ पे हाई चांसेस हैं कि गवर्नमेंट अब फिस्कल डेफिसिट क्रिएट करेगी, ठीक है। सो फिस्कल डेफिसिट मेनली कंसर्न है बोरोइंग से। अब इसके इम्प्लीकेशंस है, पहला है इन्फ्लेशनरी गैप। इम्प्लीकेशंस मीन्स इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं फिस्कल डेफिसिट के। फिस्कल डेफिसिट हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा एक हार्मफुल डेफिसिट है हमारे इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारे इम्प्लीकेशंस लेके आता है। पहला है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, मींस महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे इकोनॉमी में। इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल कैसे? अब बोरोइंग, जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरोइंग करेगी तो मनी सप्लाई भी ज़्यादा करेगी, मनी सप्लाई ज़्यादा करेगी तो हर एक गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। सो ऐसे हमारी इकोनॉमी एक इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में कैचअप हो जाएगी। वेज कैचेस प्राइस एंड प्राइस कैचेस वेज, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। सेकेंड इज नेशनल डेब्ट। जब हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा बोरोइंग करेगी, आज बोरोइंग कर रही है, ठीक है, अब कल या फ्यूचर में कौन उसको पे करेगा? जब दूसरी गवर्नमेंट में आएगी या फिर जो फ्यूचर जनरेशन आएगी वो एक नेशनल डेब्ट का शिकार हो रही है। मीन्स द फ्यूचर जनरेशन विल इनहेरिट अ लेगर्ड इकोनॉमी। एक लेगर्ड इकोनॉमी मिल रही है उनको, जहाँ पे उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स, बहुत ज़्यादा लोन का शिकार है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फिर उसको पे करना पड़ेगा, ओके। थर्ड वन इज विक्शियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। मैंने पहले भी बताया कि फिस्कल डेफिसिट इज कंसर्न विद बोरोइंग्स। तो अब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरोइंग करेगी तो उसको फ्यूचर में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा लोन के साथ साथ। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट का ज़्यादातर अमाउंट सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है तो अब जीडीपी ग्रोथ कहाँ से होगी? तो ऐसे में जब फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा, बोरोइंग ज़्यादा होगी, तो हमारा जीडीपी है वो हमेशा लो रहेगा। तो ऐसे हम एक हाई फिस्कल डेफिसिट और लो जीडीपी ग्रोथ की साइकिल में फंस जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अब एक अगला इम्प्लीकेशन है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट इज जनरली कंसर्न क्राउडिंग आउट मीन्स ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब मतलब क्राउडिंग आउट, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग कर रही है, ठीक है। बोरोइंग करेगी तो जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं उनके कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा नहीं बचेगा उनको लोन आउट करने के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। कम इन्वेस्टमेंट होगी तो हमारी इकोनॉमी ऑब्वियसली बहुत ही स्लिप होती जाएगी। तो ऐसे इसको हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है। हमारा आखिरी डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जब हम फिस्कल डेफिसिट में से जो भी लोन की इंटरेस्ट पेमेंट उसको माइनस कर देंगे तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। So with that we have completed our government budget and the economy. I hope you liked this video and find it helpful. If you did, then don't forget to like, share and subscribe to Punk Academy. Till then, take care. I will see you in the next video.